हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो देखो, अब जो है हम लोग सेक्शन सी आज आपको दे रहे हैं। ये किसका सेक्शन सी है? तो ये पटना हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था अभी 2023 में, ये उसका सेक्शन सी है। अब तक आपको इंग्लिश, हिंदी और ये जीएस का पोर्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन 2023 में पटना हाई कोर्ट में पूछे गए हैं, और आपको पेपर भी लगभग कुछ इस तरीके का लेवल हो सकता है। आपको कुछ ऊपर नीचे हो, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट यही आएगा, लेकिन पेपर आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चीज़ें ऐसे ही होने वाली हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो इंग्लिश का पोर्शन किया, जो हिंदी का पोर्शन कर चुके हैं, और जो जीएस का पोर्शन है, ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि रिसेंटली जो हाई कोर्ट्स के पेपर हुए हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अभी मैं आपको राजस्थान हाई कोर्ट के भी पेपर करा दूंगा, जो अभी राजस्थान हाई कोर्ट के भी पेपर अभी रिसेंटली ही हुए थे, उनके भी। तो वहाँ पर भी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि यार पेपर ये जो है इस तरीके का पूछा जाता है, तो हम लोगों का भी लेवल कुछ इस हद तक जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये 2023 का पेपर है, इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि 2022 में जो अपना इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था वो आप लोग देख चुके हैं, कर चुके हैं। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे 2023 में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर, पटना हाईकोर्ट का पेपर हुआ है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मानव शरीर में पुच्छ यानी कि कौन सी संरचना में संलग्न होता है। जो पुच्छ होता है वो कौन सी संरचना में संलग्न होता है। जो बृहदांत्र लिखा हुआ है, क्षुद्रांत लिखा हुआ है, पित्ताशय लिखा हुआ है और अमेशय, यानी कि द लार्ज इंटेस्टाइन और द स्मॉल इंटेस्टाइन, द गॉल ब्लैडर और द स्टमच। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये ध्यान रखना, शरीर में जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है। 62 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे क्या लिखा है? कम है। हाँ, तो सबसे कम देखना है हमको। तो किसमें लिखा हुआ है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो अगर उसकी बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में फिर आपको सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। चलिए, तो क्या क्या है देखो, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा लगभग 17 आदमी 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। फिर उसके बाद 52, मिजोरम इसमें दिया नहीं है, मिजोरम में 52 लोग हैं। सिक्किम में 86 लोग हैं 1 किलोमीटर के अंदर। और मणिपुर जो है, मणिपुर भी यहाँ पे नहीं दे रखा, तो 115 है। और नागालैंड में वो भी नहीं दे रखा, नागालैंड में 119 है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे और 63 नंबर देखेंगे। अरे भाई, क्या लिखा हुआ है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक में तो दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो नर्मदा नदी का जो है वहां पे उद्गम स्थल है। फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प यानी कि फिलोसफर्स वूल कहलाता है। तो कौन सा ऐसा है जो ये कहलाता है, यानी कि जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड या जिंक क्लोराइड। तो जिंक ऑक्साइड जो है ये कहलाता है। जिंक ऑक्साइड का मतलब होता है ZN और O। ये एक सफेद रंग का चूर्ण यानी कि पाउडर होता है जो कि जल में नहीं घुलता है। चलो आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उनके बाद इनसे जो कथन के जो है बताने हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा या कौन सा सही होगा या होंगे। चलो, क्या लिखा हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं सही है, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल जो प्रथम थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, जिसका कार्यकाल जो था 1773 से लेकर 1785 तक था, ठीक है। चलिए, फिर विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो देखते हैं। तो फिर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि 2 ही नंबर मैंने बताया कि 2 नंबर ही सही है। तो बिल्कुल भैया 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय पे वॉरेन हेस्टिंग था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग था। 1773 से लेके 1785 तक रहा था। इसी के दौरान जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो आया था। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। फिर जो रोहिला युद्ध हुआ था पहला 1784 में, वो भी इसी के शासनकाल में हुआ था। 75 से लेके 82 तक आंग्ल मराठा जो पहला युद्ध था वो चला था, और 1782 में इसकी सालाबाई की संधि भी हुई थी। और 1780 से लेके 84 तक जो है वो क्या नाम, दूसरा मैसूर युद्ध भी इसी के काल में लड़ा गया था। और अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, और इसके शासनकाल जो था वो 1828 से 35 तक रहा था। सती प्रथा इसने खत्म की थी 1829 में, और 1833 का चार्टर अधिनियम भी इसी के शासनकाल में आया था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था?
अवध का, झांसी का, नागपुर का या सतारा का ब्रिटिश का कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो अवध का हटा दिया गया था। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो जो व्यापकता की जो नीति अपनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, उनके तहत जो है जिन राज्यों को हड़पा था उनमें से आपको पता होना चाहिए था, जो सतारा जो कि 1848 में हड़प लिया गया था, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, जो बघाट था वो 1850, झांसी 1853, नागपुर 1854, इतने ऐसे जो है इनको राज्यों को राज्य हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने, उसको लॉर्ड तो नहीं कह सकते, क्या ही कहा जाए, लॉर्ड कैसे कह देंगे यार, हमारे यहाँ की चीज़ों को बर्बाद किया तो हम लॉर्ड कैसे कह दें, खैर डलहौजी ने किया था, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, जी.बी. मावलंकर, के.एम. मुंशी और यू.एन. ढेबर। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार पढ़ाया है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में बताओ। ये क्वेश्चन मैंने इतने बार पढ़ाया है आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे ये कह ही नहीं सकते हैं कि सर जी ये पढ़ाया नहीं गया है। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग ब्रिटिश नरसंहार की घटना हुई? तो बिल्कुल, क्योंकि रॉलेट एक्ट आया था 13 अप्रैल 1919 को, जिसके विरोध में ये जो है जलियांवाला बाग जो है हुआ था। ठीक, इसमें जो अधिनियम था इसको लागू करने में ब्रिटिश सरकार जो है बहुत मतलब पीछे पड़ी थी कि पाले लाना ही है। तो इसका जो जवाब दिया था तो उसमें क्या हुआ था, मतलब ये रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रॉलेट सत्याग्रह या रॉलेट एक्ट जो था कब आया था? तो 13 अप्रैल 1919 को आया था। इसी के लिए एक सत्याग्रह किया गया था जो भारत के क्रांतिकारी थे। इस जो मतलब इसको क्रांतिकारी अपराध कानून जो है अधिनियम को लागू करना वाले जो है ब्रिटिश सरकार के जवाब में किया गया था। ये एक सत्याग्रह था। ठीक, इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाते हैं। इसमें जो सत्याग्रह जो अधिनियम था, जो इसमें एक सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इसकी जो अधिनियम था, इसी के कारण सार्वजनिक रोष की लहर हुई और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ सैंडर्स जो था उसने जो है गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। और ये घटना कब की है? तो 13 अप्रैल 1919 की। कब? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए 69 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको अभी 24 तारीख तो कल है, कल 24 नहीं, कल तो 22 तारीख है, 22 23 हो सकता है 23-24 तारीख से आपको जो है वीडियोस दिन में 2-3 ना मिल पाए। हो सकता है एक ही वीडियो मिले, क्योंकि ऐसा है मैं बाहर जा रहा हूँ, तो क्योंकि कुछ बहुत इमरजेंसी क्या है, वो शादी है, ऐसे समझ सकते हैं कि मेरी ससुराल में शादी है तो यार जाना ही पड़ेगा, तो मजबूरी भी कह सकते हैं। तो इसलिए आपको हो सकता है 1-2 दिन तक वीडियो ना मिलें या हो सकता है कम मिलें, क्योंकि मैं आज और कल में जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँगा उतने वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं 4-5 दिनों के लिए जो है 15-20 वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा। हो सकता है 5 वीडियो ही रिकॉर्ड हो सकता है 10 वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो आपको डेली 1-2 वीडियो मिल जाएँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएँ। खैर, तो निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार माना जाता है, यानी कि WWW का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो एडवर्ड केन्सनर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली और विनोद धाम। तो विनोद धाम इसमें दे दिया, अरे वाह भाई वाह। खैर, टिम बर्नर्स-ली जो थे, इन्होंने जो है WWW यानी कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसके कारण संसार भर में है जो हम क्या कर सकते थे, कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते थे। इसे जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो HTML और STTP ये वेब सर्वर और वेब ब्राउजर का जो है काम करता है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 70 नंबर, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो फिर यहां पे जो है लीफ यानी कि जो पत्ता हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? अच्छा, तो देखो यहां पे पहले मिल जाएगा सेवा, जो कि उद्योग कृषि दे रखी है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है,
क्योंकि जो सेवा क्षेत्र है इसका जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग सेवा क्षेत्र का योगदान की बात करेंगे तो लगभग 54% जो है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र आता है जिसका योगदान 31% है। फिर तीसरे परसेंट पर जो है कृषि का योगदान आता है और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 17% हिस्सा ये अपना योगदान करता है। तो जो तीनों क्षेत्र हैं वो इनका जो ह्रासमान क्षेत्र जो हो जाएगा, क्रम हो जाएगा, वो सेवा क्षेत्र, फिर उद्योग क्षेत्र और फिर कृषि क्षेत्र। तो ये इस तरीके से होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो सेवा, उद्योग और कृषि, यहाँ पे ये जो है इन लोगों ने डैश नहीं यहाँ पे लगाया है, इसमें भी डैश होना चाहिए था। ठीक है, सभी में। चलिए 72 नंबर, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। पत्रकारिता का एक तरीके का नोबेल कहा जा सकता है इसको। चलिए आगे का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये किस संविधान संशोधन में? तो ये 91वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें यह प्रावधान किया गया था। 74 नंबर देखेंगे, किसने दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण में के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? किसने दुखी शब्द कहा हो या दुखी आत्मा कहा हो या दुखी हृदय कहा हो, ऐसे जो शब्द थे चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डालने के लिए किसने लिखकर ये बताया था? तो पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, SN सिन्हा। तो पीर मोहम्मद मुनीस ये हो जाएंगे। 75 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो प्राधिकारी होता है वो कौन सा होता है? अच्छा, जब व्यय है तो सिंपल बात है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर तीसरे ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो वित्त मंत्रालय जो है वो 5 भाग शामिल होते हैं वित्त मंत्रालय में। आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवा का विभाग। ठीक है, चलिए 76 नंबर देखेंगे, जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इतना सरल क्वेश्चन, तो भाई 5 जून को मनाया जाता है। चलो, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मेजबान देश कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, भले ही 2022 का है लेकिन अभी तो यही पूछा जाएगा आपसे। अभी फीफा वर्ल्ड कप जो है वो उसका जो मेजबान देश था वो था कौन? तो कतर था। कौन था? ये कतर में हुआ था 2022 में। 2022 में गोल्डन बूट मिला था किलियन एम्बाप्पे को, गोल्डन ग्लोब मिला था एमिलियानो मार्टिनेज को, गोल्डन बॉल मिला था लियोनेल मेसी को, और सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? जो एंजो फर्नांडिस थे। फीफा प्लेयर ऑफ द प्ले अवार्ड जो मिला था वो इंग्लैंड को मिला था। ठीक है, चलिए 79 देखते हैं। अब यहाँ पे हमको एक कथन दिए गए हैं और उन कथनों पर विचार करना है कि कौन से कथन यहाँ पे जो है वो सही है या सही होंगे। चलो, क्या लिखा हुआ है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ दाने आने व्यक्ति शामिल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा नहीं सही यहाँ पे बनना है। जो प्राक्कलन समिति होती है, ठीक है, वो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कही जाती है। चाहे वो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कह लीजिए या लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो है वो लोक लेखा समिति कही जाती है। इसमें 12 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष के लिए जो है निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें इसे जो होता है लघु उद्योग भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर कथन वाला आ गया। अरे भाई वाह, चलो भाई कथन, अच्छा कथन ही है इसमें सिर्फ। चलो भाई देखते हैं फिर इसमें कथन का क्या दे रखा है। चलो क्या क्या दे रखा है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। सही है, बिल्कुल भाई, कोई गलती नहीं है।
बिल्कुल समान तो होती है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिभाषण कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिर ऑप्शन नंबर 1 ही सही निकल रहा है। जो भारतीय संविधान है हमारा, उसके अनुच्छेद 214 जो होता है उसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 231 प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन उसके मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है अनुच्छेद 217 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, ये याद रखना, क्योंकि ऐसा होता है आप राष्ट्रपति बनने के बाद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि आप उच्च पद पर थे, आप उसके नीचे का काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वो किसी भी दूसरे जो है उच्च न्यायालय में काम कर सकता है, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो फिर जो ये पोर्शन जो था ये हमारा यहीं पे समाप्त होगा, और इसका जो प्रैक्टिस सेट बता रही, इसका जो अगला पेपर जो आएगा वो आएगा आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का, जो कि पटना हाईकोर्ट में हुआ था। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको यहाँ पे फिर से करा दूंगा, उसमें इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी और जीएस भी आएगी, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो उससे आपको कुछ चीज़ें रिवीजन जो रिवाइज होंगी, और हो सकता है आपके पेपर में भी वो देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हाईकोर्ट लगभग उस तरीके से पेपर एक दूसरे से मिले जुले बनाए जाते हैं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।